हेलो। हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म चौपाल एडुस वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं जो आपका आने वाला एग्जाम बिहार स्टेट जाग्रफी से जो भी अभ्यर्थी देने जा रहे हैं इस सेशन को जरूर देख कर जाएं। ये सेशन बिहार स्टेट स्पेशल आपका क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है जो आपका आने वाला एग्जाम बिहार स्टेट आपको इस क्लास से क्वालिफाई कराने में काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, आपका आने वाला वैकेंसी ट्राई फोर जो आपका बिहार गवर्नमेंट बहुत जल्द आपका निकालने वाली है, तो आप सभी लोग इस सेशन को देखकर बिहार स्टेट आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें आज के सेशन में बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। जिसमें आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा में जो है मिलती है? ऑप्शन दे रहा है, क्या वह कोसी है, वह सोन है, या घाघरा है, या वह गंडक है। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए कौन सी नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है, तो दोस्तों वह एक नदी है जो आपका सोन नदी, ये आपका दक्षिण से जो है आके मिलती है। अगर इस सोन नदी का उद्गम देखा जाए तो ये आपका सोन नदी का उद्गम ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी से अमरकंटक की पहाड़ी से अमरकंटक की पठार से ये आपका हुआ है। अमरकंटक की पहाड़ी से एक ये अमरकंटक के पठार से अमरकंटक के पठार से 3 नदियां निकलती हैं। दोस्तों, अमरकंटक की पठार से जो है 3 नदियां निकलती हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये आपका जो प्रश्न में पूछा है जो है दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है, तो दोस्तों ये आपका जो है अमरकंटक की पठार से निकलकर ये आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ ये आपका सोन नदी है, और यहीं से अमरकंटक पठार से इधर आपका जो है पूरब साइड ये आपका जो है महानदी ये आपका अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक उसके विपरीत ये आपका पश्चिम में ये आपका नर्मदा नदी ये आपका निकलती है। तो दोस्तों, इन तीनों को जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वह कौन सा स्थान है जहां से 3 नदियां निकलती हैं, तो ये आपका अमरकंटक के पठार से। और एक क्वेश्चन बनता है आपका जो यहाँ पे बना है आपका ये आपका सोन नदी हो जाएगा, अब एक तरफ आपका महानदी और एक तरफ आपका नर्मदा नदी। तो ये 3 नदियां हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बी राइट हो जाएगा। आइए इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है, जाड़े में बोई जाने वाली ग्रीष्म ऋतु में काटे जाने वाले फसल कहलाते हैं। ऑप्शन दे रहा है, खरीफ फसल, या रबी फसल, या आपका इसमें जो है गर्मा फसल, ये गर्म या गर्मी फसल, या इसे गर्मी न लिख के इसको जायद फसल लिखेंगे, जायद फसल। अब इनमें से कोई नहीं। ये 3 फसलों के बारे में इसमें जो है चर्चा किया जाए तो जाड़े में बोए जाने वाले जो कौन सी वह फसल है जो आप लोग जाड़े में बोते हैं और उसे ग्रीष्म ऋतु में जो है काटते हैं, तो उसे कौन से फसल के अंतर्गत रखते हैं? तो दोस्तों, इसमें जो है देखा जाए तो जाड़े में ये आपका रबी फसल ये आपका बोया जाता है, क्योंकि खरीफ के अंतर्गत ये आपका जो है धान, अर्थात जिसे हम लोग जो है चावल बनाते हैं, चावल ये आपका जो है देखते होंगे गर्मी के महीने में जो तपती धूप होती है उस समय ये आपका धान बैठता है, तो जिस समय जिस ऋतु में बैठता है उसको उसी के अंतर्गत जो हम रखते हैं। तो ये आपका खरीफ ये आपका चावल इसमें आता है, ये आपका गर्मियों में बोया जाता है। और यहाँ पे पूछा है जाड़े में बोए जाने वाले
और ग्रीष्म ऋतु में काटे जाने वाले फसल। और यहाँ पे रबी को देखा जाए तो ये आपका रबी को ये आपका ठंडी में ये आपका जो है बोया जाता है। तो ये आपका प्रश्न जो पूछा है ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट हो जाएगा। रबी के अंतर्गत आपका गेहूं गेहूं और आपका सरसों सरसों और ये आपका मटर, ये सभी जो है फसलें ये आपकी रबी फसल है। और खरीफ में खासकर ये आपका धान और जायद फसल में आपका जो है गर्मी में जो है ककड़ी, खीरा, ये सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है आ जाते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य में किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसमें जो है कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। तो दोस्तों अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, और ये दोनों आपका नॉर्थ ईस्ट के ये आपके राज्य हैं। तो ये आपका 1 और 3 ये आपका ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट हो जाएगा। 1 और 3 ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन दे रहा है अरावली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, मालवा पठार और ये आपका सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों गुरु शिखर ये आपका अरावली श्रेणी ये आपका राइट होगा। और ये आपका अरावली श्रेणी जो ये आपका इसकी गुरु शिखर की हाइट जो है ये आपका 1722 मीटर ये आपका इसकी जो है हाइट पाई जाती है। तो ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछता है। तो गुरु शिखर की हाइट ये आपका 1722 मीटर इसकी जो है हाइट ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया निम्नलिखित नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती है। यहाँ पूछा है डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन दे रहा है महानदी, तापी नदी, कावेरी नदी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डेल्टा के बारे में बात किया जाए तो डेल्टा जो है जब नदियां अपने द्वारा बहा के लाई गई जो सिल्ट होती है, अवसाद होती है, तो एक तरफ ढाल के माध्यम से जब ये गिराती हैं तो वहां पे जो है डेल्टा नुमा, जब ये आपका भारत का जो है प्रायद्वीपीय जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है जब नदियां ऐसे बह के ये इस प्रकार ऐसे नदियां बह के जब ये अपने तट पे ये आपका जो है अवसाद ला के गिराती हैं और वह अवसाद एक त्रिकोण का रूप जो है धारण कर लेता है, उसे जो है हम लोग डेल्टा कहते हैं। जो है ये आपका डेल्टा, और डेल्टा देने वाला जो है भूगोलवेत्ता सर्वप्रथम जो डेल्टा का नामकरण किया था वो आपका हेरोडोटस, ये आपका हेरोडोटस ये आपका ये इन्होंने जो है आपका डेल्टा शब्द सर्वप्रथम ये आपका डेल्टा शब्द ये इनके द्वारा दिया गया था। हेरोडोटस इन्होंने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द दिया था। कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछता है कि डेल्टा शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये आपका हेरोडोटस महोदय ने डेल्टा शब्द दिया था। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो आपका जो है नहीं बनाती है ये ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और ये आपका साबरमती, ये सभी नदियां हैं जो आपका मैक्सिमम जो नदियां आपका पूरा है ये आपका जो पश्चिम साइड में ये आपकी नदियां हैं ये सभी जो है ये आपका डेल्टा नहीं बनाती है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये जो पश्चिम का है ये ढाल एकदम तीव्र ढाल है, खड़ा ढाल है, तो वहां से नदियां जो है ये आपका जब भी गिरती हैं तो वेग से गिरती हैं, क्योंकि इधर ढाल न होने के कारण वो झरने का रूप ये आपका प्रपात का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण आपका डेल्टा नहीं बन पाता है। डेल्टा के लिए ये आपका हल्का जो है ये आपका अधिक ढाल चाहिए, जो है सिंपल ढाल, जिसके कारण आपका तट के जो है पास में ये आपका शिल्ट जमा करके डेल्टा का निर्माण कर सके, उसे जो है हम लोग डेल्टा कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं बनाता है, तो आपका ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाता है, जो कि ये आपका पश्चिम में जो है ये बहता है, गुजरात से निकलता है ये आपका ताप्ती नदी। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है सुंदरवन
ये आपका सुंदरवन है। मानसून वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या ज्वारीय वन या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुंदरवन ये आपका ज्वारीय वन है और इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये आपका मैग्रो वन और अनूप वन, ये आपका अनूप वन और ये आपका कभी कभी ऑप्शन में ये भी देगा आपका मैग्रो वन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैग्रो वन इसे भी आप लोग याद कर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी नाम चेंज कर देता है। तो 3 नाम अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, ज्वारी वन, अनूप वन और मैग्रो वन, ये सभी आपका सुंदर वन से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया भारत में किसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इसमें बताना है सूती वस्त्र की राजधानी क्या सूरत को या मुंबई को या चेन्नई को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर्वप्रथम अगर देखा जाए सूती वस्त्र के लिए एक बार प्रयास किया गया था 1818 में। आपका ग्रैंड फोल्ड जो है ये आपका कलकत्ता में एक बार 1818 में जो है प्रयास किया गया था, जो आपका असफल हुआ था। ये आपका असफल हो गया था। आगे चल के 1854 में ये आपका मुंबई में 1854 में मुंबई में ये आपका जो है ये सूती मिल का सफल जो है स्थापना किया गया। तो दोस्तों जब भी आपका पूछेगा जो है सफल सूती मिल, ये आपका मुंबई में 1854 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो सूती वस्त्र की राजधानी आपको मुंबई को जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए, अब्रक के लिए, लौह ऐश के लिए और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रानीगंज ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। जब भी आपको पूछेगा रानीगंज, ये आपका वेस्ट बंगाल, सबसे पहले जो है कोयला यहीं से निकाला गया था आपका रानीगंज से, ये आपका जो है वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। आइए इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां पे देखा जाए बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी की उत्पत्ति संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दे रहा है इयोशीन, ओलिगोशीन और आपका मायोशीन तथा प्लिस्टोसीन और इनमें से जो है कोई नहीं। इन चारों में जो है बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपका सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में पूछेगा, ये आपका मायोशीन तथा प्लिस्टोसीन ये आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिया गया है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन है गया, सिवान, पटना और आपका पूर्णिया, ये इसमें बताना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पटना जिला में सर्वाधिक आपका पॉपुलेशन ये आपका था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां आपका दिया गया है अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत रेखा के समानांतर, देशांतर के समानांतर और विषुवत रेखा के ऊर्ध्वाधर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अक्षांश रेखा को अगर देखा जाए तो ये आपका अक्षांश और देशांतर को अगर समझा जाए तो ये आपका ग्लोब है, ये आपका, तो इसमें जो है ये आपका जीरो लाइन जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ये आपका जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो आपको पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में जो रेखा बांटती है ये आपका भूमध्य रेखा, जिसे हम लोग अक्षांश रेखा के भी नाम से जानते हैं। ये आपका विषुवत रेखा के समानांतर जो ये सभी रेखाएं हैं, ये आपका एक एक डिग्री पर ये आपका 90 रेखा उधर और 90 रेखा इधर, और इसको जोड़ के ये आपका टोटल 181 होता है। अगर अक्षांशों की कुल संख्या पूछेगा तो आप लोग 181 लगाएंगे, और वहीं पे अगर रेखा पूछेगा अक्षांश रेखा, ये आपका कुल अक्षांश, ये आपका कुल अक्षांश हो जाएगा। और जब भी आपको जो है ये कुल अक्षांश और यहीं पे अक्षांश रेखा जब पूछेगा तो आपका आंसर बदल जाता है। अक्षांश रेखा ये क्वेश्चन कई बार जो है बना है। अक्षांश रेखा जब पूछेगा तो लास्ट की जो ये यहाँ पे ध्रुव पे और ये वाला जो है ये पॉइंट के रूप में होता है, वो रेखा के रूप में नहीं होता है।
तो 181 में से 2 माइनस हो जाएगा, पोल का दोनों माइनस होगा, तो ये आपका 179 ये आपका टोटल ये आपका अक्षांश रेखा होता है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जो है आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों अक्षांश रेखा ये आपका जो है ये सब विषुवत रेखा के समानांतर जो भी रेखा होती हैं उसे जो है हम लोग जो है अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है मिलाने वाली रेखा को ये हम लोग जो है देशांतर रेखा, जो कि आपका 360 ये आपका देशांतर रेखा जब पूछेगा देशांतर रेखा ये आपका देशांतर ये आपका 360 ये आपका टोटल पाया जाता है। तो दोस्तों आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका विषुवत रेखा के समानांतर ये आपका सभी रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और विषुवत रेखा की ऊर्ध्वाधर जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इसे जो है आप लोग देशांतर रेखा के नाम से ये आप लोग जानते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जो है जानते हैं। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपको दिया गया प्रतिनिधि भिन्न संबंधित है। इसमें बताना है पृथ्वी से, ऊंचा वक्ष से, इनमें से कोई नहीं और मापनी से। तो दोस्तों प्रतिनिधि भिन्न जब भी पूछेगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी मापनी से लगाएंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मील कितने इंच के बराबर होता है, जो है एक मील बताना है, एक मील कितने इंच के बराबर ये आपका होता है। एक मील इज इक्वल टू ऑप्शन दिया है 6300, ये आपका 63,300, ये आपका 63,360 और ये आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक मील इज इक्वल टू आपका 63,360, ये आपका जब भी पूछेगा ये आप लोग इंच ये आपको लगाएंगे। 63,360 इंच ये आपका जो है एक मील बराबर ये आपका राइट होगा। तो ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन सी में 63,360 इंच ये आपका सी राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां दिया गया है मानचित्र पर दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी मापने के लिए जो है किसका, स्पीडोमीटर, कोरोमीटर और आपका ओप्सोमीटर, और इनमें से जो है कोई नहीं बताना। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है आपका अक्षर कुछ पूछ लेता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है सी जो है 94 ये आपका ओप्सोमीटर ये आपका जो है राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओप्सोमीटर के द्वारा हम लोग है मानचित्र पर दूरी मापते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है दीवारों एवं पुलों पर अंकित ऊंचाई को कहते हैं। दीवार एवं ऊंचाई, दीवारों पर पुलों पर अंकित ऊंचाई को कहते हैं स्थानिक ऊंचाई, बेंचमार्क और आपका त्रिकोणमिति ऊंचाई और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका जो बेंचमार्क एक लगा रहता है नदियों और एक जो है पुलों पे, जो है आप लोग कभी गए होंगे नेपाल, तो वहां पे जो है जल स्तर को जो है देखने के लिए बेंचमार्क एक बनाया गया है नीचे से ऊपर तक। तो उसके माध्यम से पता चलता है कितना जो है जल बढ़ा है और कितना जो है जल घटा है। तो ये आपका उसे जो है बेंचमार्क ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया गया मानचित्र प्रक्षेप जिसमें प्रकाश के स्रोत का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दे रहा है क्षयदर्श मानचित्र प्रक्षेप या असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप, इनमें से दोनों, इनमें से जो है कोई नहीं। इसमें जो है राइट बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपसे मानचित्र प्रक्षेप जिसमें प्रकाश के स्रोत का प्रयोग किया जाता है उसे आप लोग जो है क्षयदर्श मानचित्र जो है प्रक्षेप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका जो है दिया है बोन प्रक्षेप एक समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रक्षेप है। कथन है, क्या यह कथन सही है या सही नहीं है या कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बोन प्रक्षेप एक समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रक्षेप है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ आपका दिया गया है बाउडिच का नियम संबंधित है। ये आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि पहली बार ये क्वेश्चन देखे हैं। ऑप्शन दे रहा है द्विमानों के संशोधन से और आपका ऑप्शन बी ये समापक त्रुटि
के संशोधन से और ये आपका क्षेत्र पुस्तिका के संशोधन से और ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है सही है। तो दोस्तों बाउडिच का नियम, ये आपका समापक त्रुटि के संशोधन से ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका ये आपका हो गया। हम लोग अब 99 पे, इनमें से कौन सा अपकिरण का माप नहीं है? ऑप्शन दे रहा है चतुर्थक, विस्तार और माध्य विचलन और मानक विचलन। अपकिरण का माप नहीं है दोस्तों, ये आपका चतुर्थक, ये आपका अपर अपकिरण का माप नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया है खनिजों के कठोरतांक मापनी किसने प्रस्तावित किया था? इसमें बताना है जो है कठोरतांक मापनी किसने प्रस्तावित किया था? क्या फ्रेडरिक रेडजेल या पियर्सन या फ्रेडरिक मोहो या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खनिजों के लिए कठोरतम मापनी ये आपका फ्रेडरिक मोहो के द्वारा ये आपका दिया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा किए। आज का जो है सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए, और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज के सेशन का हम लोग यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।